दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअल में वो वीडियो है जिसमें ट्रेन को हाईजैक किया गया था और हाईजैक करने के बाद बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। इस वीडियो में साफ तौर पर जाहिर है कि उस ट्रेन के अंदर पहले ब्लास्ट किया गया और ट्रेन किसी ऐसे इलाके से गुजर रही है जो कि थोड़ा सा रेगिस्तान वाला इलाका है, थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर बलूच लिबरेशन जो आर्मी है, वहां के सैनिक, वहां के लोग वहां पर आते हैं और ट्रेन के पैसेंजर को हाईजैक जो है वो करते हैं। और उसके बाद में उसके अंदर जो आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस के जो ऑफिसर्स वहां पर तैनात थे, जो सैनिक तैनात थे, उनको भी बंदी बना लिया जाता है। इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए हैं। आखिरकार ये बलूच लिबरेशन आर्मी का इतिहास कहां से शुरू होता है, मैं आप लोगों को बड़ा रूट लेवल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बलूचिस्तान को पहले भी आजादी मिल चुकी है, भले ही वो आजादी छोटी रही हो। 227 दिन की आजादी पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही थी और वही आजादी आज भी मांगने के लिए बलूचिस्तान जो है वो बहुत कोशिशें कर रहा है। इसने बहुत बार कोशिशें की, लेकिन 2005 से अब तक इनकी लगातार कोशिशें चल रही हैं। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए सबसे पहले वो ब्रिटिश के साथ में मिला था, उससे लेकर तब से लेकर आज तक जो है वो बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है। तो हम लोग इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे कि इतिहास में ये बातें कहां पर दर्ज हैं और वर्तमान में एट प्रेजेंट जो है वो कहां पर, किस सिनेरियो के अंदर बात की जा रही है। तमाम बातों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बड़ा धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में आज लेक्चर को देखिएगा। काफी कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो जफर एक्सप्रेस है, इस ट्रेन को हाईजैक किया गया। ट्रेन के अंदर लगभग 450 के आसपास पैसेंजर थे, उनको हॉस्टेज बनाया गया और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए हैं। लेकिन ये जो ट्रेन थी, इसको हाईजैक करने वाले लोग कौन थे? वो थे बलूचिस्तान BLA लिबरेशन आर्मी के लोग थे और उन्होंने ही इस ट्रेन को हाईजैक किया। और हाईजैक करने के बाद 11 मार्च को हाईजैक किया गया था और फिर आज जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ समय पहले ही उनको वहां से फ्री जो है वो करवाया गया। पहले आप लोग इस मैप के अंदर देखिए, ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान का मैप है। इस पाकिस्तान के मैप के अंदर यहां पर है क्वेटा शहर। तो क्वेटा से ये ट्रेन जो है वो रवाना होती है और सिब्बी से होते हुए रोहरी और फिर यहां से पूरा इसका जो रूट है वो खत्म होता है पेशावर के अंदर जाकर। पेशावर तक इसका आखिरी रूट जो है वो खत्म होता है। ये पूरी दूरी जो है, डिस्टेंस, ये लगभग 1650 किलोमीटर की इसको तय करनी थी और इस दूरी को तय करने के अंदर लगभग 35 घंटे का समय इसको लगना था। 11 मार्च को ये ट्रेन जो है वो रवाना होती है क्वेटा से और उसके बाद में सिब्बी में ये पहुंचती है। सिब्बी में पहुंचने के बाद वहां के जो हालात हैं वो बड़े डराने वाले थे, क्योंकि BLA के बहुत सारे जो लड़ाके थे उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और जब हाईजैक किया गया क्वेटा के बाद में सिब्बी के अंदर और फिर वहां पर ट्रेन को रोक दिया गया और ट्रेन के अंदर कई सारे ब्लास्ट जो है वो करवाए गए। ट्रेन से पैसेंजर्स को उतार दिया गया। आपने इतिहास के अंदर एक जगह जो है मेहर, एक जगह जो है वो पढ़ी होगी या मेहरगढ़ आप लोग पढ़ते होंगे, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा जाता है। वो जो जगह है वो क्वेटा के अंदर ही स्थित है और आज क्वेटा जो शहर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। पहाड़ी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम लोग BLA के सामने झुकने वाले नहीं है, उसको करारा जवाब जो है वो हम लोग देंगे, कहीं पर भी झुकेंगे नहीं। लेकिन आखिरकार आज पाकिस्तानी सेना और BLA दोनों आमने सामने कैसे हो गई है और इसके पीछे रीजन क्या है, उसको हम लोग थोड़ा इतिहास से पढ़ने की कोशिश करेंगे और वर्तमान में आखिरकार चल क्या रहा है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों BLA की अगर हम लोग बात करते हैं तो BLA के जो लीडर है वो है बाशिर जैब, जो कि 2018 से एट प्रेजेंट अभी जो है वो लीडर बने हुए हैं। डेट्स ऑफ ऑपरेशन मतलब सन 2000 से पिछले 25 सालों से ये लड़ रहे हैं कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए पाकिस्तान से। कंट्रीज की बात करें तो ये ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के अंदर और इनका बेसिकली मोटिव जो है, ये कहते हैं कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग जो है वो करना चाहते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग कुछ यहां पर नजर डालेंगे तो यहां पर आइडियोलॉजी लिखी हुई है। इनकी आइडियोलॉजी है कि बलूचिस्तान को ये सेपरेट एक कंट्री बनाना चाहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान और साथ ही में इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो है एंटी पंजाबी। तो पंजाबियों के ऊपर भी कई सारे इन्होंने अटैक किए हैं। साथ ही के अंदर एंटी चाइनीज, तो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट जो है वो भी इनके हैं, क्योंकि इनको ये पसंद नहीं है कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं
और वो केवल और केवल प्रोजेक्ट इसीलिए है कि बलूचिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे माइन किया जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर उसको कैसे एड ऑन किया जाए। इस बात को लेकर बलूचिस्तान बड़ा नाराज होता है कि आप लोग हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वही रिसोर्सेज जो है वो आज हमारे काम में नहीं आते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग देख सकते हैं और इनकी साइज जो है BLO की वो है लगभग 600 के आसपास, 600 लड़ाके आज इनके पास में हैं। तो बलूचिस्तान को जब आप लोग देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तून। तो बलूचिस्तान जो कि अफगानिस्तान से और ईरान से अपनी बॉर्डर को साझा करता है, वो जो है वो आज एक डोमिनेटिंग रोल जो है वो अदा कर रहा है। थोड़ा सा इतिहास में हम लोग देखते हैं। देखिए, बाबर का जो बेटा था वो हुमायूं था। हुमायूं ने दिल्ली के ऊपर शासन किया है और हुमायूं शेर शाह सूरी के बीच में एक युद्ध होता है। शेर शाह सूरी जो कि बिहार का एक शासक था, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध जो है वो होता है। लगभग ये बात है 1540 की। इसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को अपना दिल्ली का ताज छोड़ना पड़ता है। हुमायूं अपना दिल्ली का ताज छोड़कर पहुंचता है ईरान के अंदर, जिसको आज हम लोग कहते हैं कि वो फारस है। तो वो ईरान के अंदर पहुंचता है और ईरान में पहुंचने के बाद वो सपने देखता है कि मैं भी वापस से दिल्ली का पद जो है संभालूंगा। उसके बाद में शेर शाह सूरी की मौत होती है 1545 के आसपास और उसके बाद में हुमायूं जो कि वापस दिल्ली पहुंचना चाहता है, उसने बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, उनकी मदद से हुमायूं वापस से शासक बनता है दिल्ली का। और उसके बाद में हुमायूं की जैसे मौत होती है तो फिर उसके बाद में औरंगजेब जो कि दिल्ली का शासक बनता है। औरंगजेब का जो शासन था वो ईरान तक फैला हुआ था, मतलब पूरा पाकिस्तान आप मान सकते हैं, लगभग ईरान का हिस्सा मान सकते हैं और पूरे भारत पर उसका कब्जा ही था। तो औरंगजेब को जो चुनौतियां मिल रही थी वो मिल रही थी मराठाओं से। और अभी हाल ही के अंदर छावा एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसके अंदर उस बात को दिखाया भी गया है कि किस तरीके से औरंगजेब को परेशान जो करने वाले थे वो थे मराठा और खासतौर पर शिवाजी के जो वंशज थे, उन्होंने जो है वो औरंगजेब को खासा परेशान किया। लेकिन इसी बीच औरंगजेब जो था वो ध्यान नहीं दे पा रहा था, जो कि बलूचिस्तान की तरफ वहां पर दो प्रोविंस बन चुके थे, कलात और क्वेटा। तो ये कलात और क्वेटा जो है औरंगजेब से छीन लिए जाते हैं, औरंगजेब से एक अलग जो है वो प्रोविंस बन जाते हैं। जैसे प्रोविंस बनते हैं औरंगजेब से अलग निकलकर, और उसके बाद में कलात और क्वेटा जो है वो बहुत लंबे समय तक अपना अस्तित्व रखते हैं। इसी बीच फिर एंट्री होती है, फिर प्रवेश होता है ब्रिटिश का। ब्रिटिश के सामने कई बार कलात और क्वेटा जो प्रोविंस थे, इन्होंने मांग की कि हमको एक अलग से रियासत चाहिए, इसीलिए कलात को एक अलग ही रियासत जो है वो ब्रिटिश ने वहां पर करार दे दिया। यह बात है 1870 की। कलात एक अलग राष्ट्र जो है वो बनता है, लेकिन ब्रिटिश ये कहते हैं कि आप अपने आंतरिक मामले वो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डील करते हैं तो फिर आप हमारी उसमें अनुमति लेंगे, परमिशन लेने के बाद ही आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ने के बाद भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1947 के अंदर वहां तक जो है वो बात पहुंचती है। बलूचिस्तान ने आज तक लगभग 5 बार जो है, और ये भी 5वीं बार चल रहा है कि वो अभी अपने संघर्ष के दौर को जो है वो जारी रख रहे हैं कि हम लोगों को अभी से अलग होना है। तो आधुनिक बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था और भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच संधि हुई थी और संधि के मुताबिक, ट्रीटी के मुताबिक, अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टर स्टेट जो है उसका नाम दिया। आप लोग को पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 2A। तो आर्टिकल 2A जो कि जोड़ा गया था सिक्किम के लिए, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन जैसे ही हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1975 के अंदर, और सिक्किम को भारत का एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, वैसे ही बलूचिस्तान के साथ में था या फिर कलात रियासत के साथ में था कि कलात को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा ब्रिटिश ने दिया था। यानी भूटान और सिक्किम की तरह ही कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेशी और रक्षा मामलों के अंदर नियंत्रण उनका पूरा बना हुआ था। इसी बीच
11 अगस्त सन 1947 को, यह डेट आप लोग जरूर याद रखना, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट किया। क्योंकि कलात रियासत या हम लोग बलूचिस्तान की बात करें तो उन्होंने ब्रिटिश के सामने यह मांग रखी कि हम लोग एक अलग राष्ट्र बनना चाहते हैं, और उस समय एक अलग देश जो है वो बना दिया गया और वो था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की ये जो आजादी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, लोगों को हजम नहीं हो पाई, और 227 दिन के बाद में वापस से बलूचिस्तान की जो आजादी है उसको छीन लिया गया। कैसे छीना गया? बलूचिस्तान ने अपना नुमाइंदा मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा था वकील बनाकर, एडवोकेट बनाकर ब्रिटिश के सामने, और यह मांग जिन्ना के द्वारा रखी गई थी। जैसे ये मांग जो है वो जिन्ना रखते हैं और बलूचिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचते हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनका भव्य स्वागत होता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने बलूचिस्तान को आजादी दिलाई है। लेकिन उसी बीच पाकिस्तान का एक भी सैनिक या एक भी अधिकारी या एक भी बड़ा नेता जो है वो बलूचिस्तान की इस आर्मी के अंदर, यानी कि इस फ्रीडम के अंदर जो है शामिल नहीं होता है। और उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भेज दी कि हम लोग बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र जो है वो नहीं मानते हैं। यह हरकत उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर भी की थी, जो कि आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना हुआ है। तो बलूचिस्तान के अंदर आर्मी जो है वो भेजी गई और बलूचिस्तान ये मांग कर रहा था कि हम तो अलग देश थे, लेकिन आपने जबरन जो है वो हमारे ऊपर एक अधिकार जो है वो जमाने की कोशिश की, और उसके बाद में बलूचिस्तान जो है अपनी आजादी की मांग कर रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना और उस समय के मीर जो थे, मीर कासिम, उनके बीच में बातचीत हुई थी, और मीर कासिम ये मोहम्मद अली जिन्ना के पास में पहुंचे थे कि आप हमें इनसे आजादी दिलवाइए, आप जो है वो पाकिस्तानी सेना को यहां से वापस भेजिए और हमको आजाद करिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाले हैं। इसके बाद में मीर कासिम जो कि पहुंचते हैं ब्रिटेन के अंदर और ब्रिटिश आर्मी से, ब्रिटिश जो एम्पायर था उससे कहते हैं कि हमको जो है वो आजादी चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी आजादी की मांग करते हुए इनको आजादी नहीं मिली, और इनको ये जवाब मिला कि हम लोग पाकिस्तान से बिना पूछे आपको फ्री जो है वो नहीं कर सकते हैं, पहले हमको पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा, और पाकिस्तान तो इनकार करता ही। ये कहानी जो है वो और आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे ये वर्ष आता है 2005 का। ये संघर्ष का दौर चलता रहता है और कई चरणों के अंदर बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग करता रहता है। लेकिन इसका जो 5वां चरण है, 5th जो लेवल है, वो शुरू कब से होता है? 2005 से। बलूचिस्तान की एक महिला डॉक्टर थी जिनके ऊपर रेप अटेम्प्ट किया गया पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन के द्वारा। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन ने जब रेप किया महिला डॉक्टर का, उसके बाद में उसी कैप्टन की सराहना जो है वो पाकिस्तान सरकार करती है और उसको वहां पर सेव करके रखती है, उसको संरक्षण जो है वो प्रदान करती है। इस बात से बलूचिस्तान के लोग बड़े नाराज होते हैं, और एक व्यक्ति जो है वो इस बागडोर को संभालता है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं यहां पर, ये पाकिस्तान के पहले रक्षा मंत्री थे, और इन्होंने फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कमान संभाली। बुग्गी इनका नाम है। तो ये जो थे बुग्गी साहब, इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हेड किया, लेकिन ज्यादा दिन ये हेड नहीं कर पाए। लगभग मार्च के अंदर ही, मार्च 2005 के अंदर भी इनकी हत्या कर दी गई, और जैसे इनकी हत्या हुई उसके बाद में ये आंदोलन और उग्र हो गया, और उग्र होने के बाद फिर इन्होंने हथियार उठा लिए, और तब से लेकर आज तक जो है वो बीएलए अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, और कई बार इन्होंने ऐसे अटैक किए हैं। हाल ही के अंदर जो ट्रेन हाईजैक हुई है वो भी इसीलिए हुई है कि वो अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तानी सेना का इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहते हैं, और पाकिस्तानी सेना ने अगर हमारे खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तो बलूचिस्तान में चीन के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी इसकी वजह एक माना जा रहा है। बलूचिस्तान के बीएलए ने यह कहा कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चला रहे हैं। चाइना के बहुत सारे जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर माइनिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज है, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका माइनिंग करके वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। चाहे सोना हो, चाहे अदर मिनरल्स हो, वो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी के अंदर ग्रोथ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो काफी हद तक पैसा जो खर्च करता है
वो अपने जो मेन प्रोविंस हैं, लाहौर है, कराची है, वहां पर खर्च करता है, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर खर्च नहीं करता। बलूचिस्तान से केवल माइनिंग करता है, लेकिन वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं करता। इस बात से वहां के लोग जो है वो काफी नाराज हैं। इसी बात को लेकर एक रिसर्च पेपर या बजट जो है वो पब्लिश होता है पाकिस्तान के अंदर, और उस बजट के अंदर सबसे पहली बार, यानी कि पहले भी कई बार कहा गया है, लेकिन इसमें बहुत हाईलाइट तरीके से कहा गया था कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, और वहां के मिनरल जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर काफी कुछ एड ऑन करते हैं, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के ऊपर पैसा जो है वो खर्च नहीं होता है। इस बजट के अंदर उस चीज को एनालाइज किया गया था, और आज उसका अंजाम पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से वो जो ट्रेन है उसको हाईजैक किया गया और बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर मारे गए हैं। अब बात है, पाकिस्तानी सेना और बीएलए दोनों आमने सामने हैं और दोनों स्टैंड गन लेकर खड़े हैं, दोनों हथियार सामने लेकर खड़े हैं, और उसका अंजाम क्या होगा ये तो अब भविष्य बताएगा, फ्यूचर के अंदर हम लोग को पता लगेगा। लेकिन मेन यहां पर रूट कॉज ये निकल कर आता है कि अगर आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं तो उसकी फिर आपको जो इज्जत है वो भी करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज आप सोचिए कि जिस समय राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था, उस समय पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर में भेज दिया था कश्मीर को अपना बनाने के लिए, और फिर भारतीय सेनाएं वहां पर रवाना हुई थी कि वो पाकिस्तान की आर्मी को वहां से बाहर निकाले। लेकिन राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर पहले साइन नहीं किया, बाद में साइन किया। तब तक पाकिस्तान की सेनाएं बहुत अंदर तक आ चुकी थी, हम लोग उनको खदेड़ रहे थे। इस बीच ही यूएन का एक नोटिफिकेशन जारी होता है और सारी सेनाएं वहां पर रुक जाती हैं, और आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास में है। लेकिन अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, या हम लोग कहें कि हमारा जो अखंड भारत है वो पूरा होने वाला है। तो ये जो है आज पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान चौतरफा युद्ध लड़ रहा है, बलूचिस्तान से वो लड़ रहा है, अपनी इकोनॉमी को लेकर लड़ रहा है। खासतौर पर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हारता है तो वहां के जो खिलाड़ी है वो ही मुंह छिपाकर फिर पाकिस्तान के अंदर वापस से लौटते हैं। आज जब चैंपियंस ट्रॉफी को देने की बारी आई तो उस समय पाकिस्तान के ही अधिकारियों को वहां पर इनवाइट नहीं किया गया, यानी कि बेगानी शादी के अंदर अब्दुल्ला दीपाना। चलिए, तो आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। बड़ा बेहतरीन बैच है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे इस लाइफ को चेंज करने के अंदर। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।